हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर। जो हमारा मैंने आपको कल बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है और लगभग आपकी इंग्लिश में जितनी भी त्रुटियां होती है, इंग्लिश में जो भी आपको बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सभी इस चैप्टर के अंतर्गत आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो दोस्तों कल हमारा जहाँ पर चैप्टर क्लोज हुआ था वहाँ से हम आगे आज बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों समझाते हैं आसान भाषा के साथ, टिप्स और ट्रिक्सफुल तरीके से। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको आज का चैप्टर भी समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड पर और बताते हैं आपको। चैप्टर नंबर 2 इसका नाम दिया गया है दोस्तों। ये आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें हर वो चीज़ आएगी आपको इंग्लिश में जिसकी आपको बेसिक रूप से आवश्यकता पड़ती है, या आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश को सीखने में क्या सीखना चाहिए, उसकी सभी चीज़ आपको क्लियरली नॉलेज हो जाएगी कि हमें क्या क्या सीखते चले जाना चाहिए, जिससे कि हमारी इंग्लिश में जो गलतियां हों या इंग्लिश को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 4 क्वेश्चन के काफ़ी हो गया था, वहाँ पर क्लोज तक पहुँच गए थे हम। क्लोज से अब हम फ्रेज स्टार्ट करेंगे। इसी के आगे हमारे 13 टॉपिक हमने इसमें बनाए हैं और 13 ही हम आपको क्लियरली समझाएंगे आसान भाषा के साथ। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी आपको दोबारा पढ़ने को मिल जाएगा और एक नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों 5वां जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो फ्रेज। तो फ्रेज मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रेज होता है जिसका अर्थ निकलता है, ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ अर्थ निकले क्लियरली, सही पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस का क्लियर अर्थ हो तो वो फ्रेज के अंतर्गत आ जाता है। और क्लॉज के अंतर्गत क्या होता है, सेंटेंस होता है लेकिन कंप्लीट होने के बावजूद भी उसका अर्थ सही नहीं निकलता, वो होता है क्लॉज। और फ्रेज वो होता है जिस सेंटेंस का जो अर्थ निकले और वो सेंटेंस भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, तो वो होता है फ्रेज। ठीक दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये सभी परिभाषाएं मैंने आपको वीडियो बना दी है, आप वीडियो देख लेना उसमें क्लियरली, लेकिन मैं हिंट के रूप में आपको बता देता हूँ। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में डेफिनेशन होती है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स, जहाँ पर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में होता है कोई किसी भी सेंटेंस के। जैसे हम यहाँ एक सेंटेंस भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, राम जी इज गोइंग टू रीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा क्या आ जाएगा, नाउन। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज ऑफ नाउन, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध सूचक होता है। ये मैंने क्लियरली आपको जो वीडियो डली है उसमें आप देख लेना, क्लियरली समझा दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ही 8 परिभाषा होती हैं, 8 में बताऊंगा, तो ये आपको बाद में, क्योंकि ये तो आप लगभग आप काफ़ी हद तक जानते होंगे आई होप। तो चलिए हम, ये डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं 7वां एफर्मेटिव टेंस। दोस्तों एफर्मेटिव टेंस होता है जिसमें निगेटिव ना हो और एक साधारण रूप से सेंटेंस हो, उसको हम एफर्मेटिव कहते हैं, जिसको हम इसको बोल सकते हैं राम जी इज गोइंग टू रीड। ठीक है ना। इसके बाद एसर्टिव सेंटेंस वह होता है जिसका कुछ कथन निकले, जिसका कुछ वाक्य निकले, कुछ मतलब निकले, उसको हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। तो जहां पर हम आज्ञा सूचक बात करते हैं, जहां पर हम किसी को आज्ञा दें, जैसे कि हमने कहा प्लीज मेरा ये काम कर दो, ठीक है ना, सर कृपया अंदर आइए, तो हम जहां पर अपना आज्ञा वाले वर्ड यूज करते हैं, प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऐसे वर्ड करते हैं, निवेदन करना, सजेशन करना, तो ये हमारा इंपरेटिव वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं प्रार्थनक वाले वाक्य, जहां पर आप किसी को ब्लेस करना, किसी को आशीर्वाद देना, किसी को प्रार्थना करना, किसी को श्राप देना, ये हमारा ब्लेसिंग वर्ड के अनुसार आ जाता है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये सभी आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में लगभग पढ़ने को मिल जाते हैं। वैसे अधिकतर आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलेंगे, कुछ इसमें आपको एक्टिव, पैसिव में मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि होता है विस्मयबोधक सेंटेंस, जिसमें आप किस प्रकार के वर्ड यूज करते हैं, इसमें आपको वर्ड मिलेंगे देखने के लिए, जैसे आप मान सकते हैं जैसे हुर्रा, ब्रेवो, एलास, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। वहां पर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, और एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह भी मैंने आपको बताया था, सेंटेंस में इस तरीके का लिखा रहता है, तो आप समझ जाइए कि एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं ओ माय गॉड, वाओ, अमेजिंग, तो ऐसे वर्ड जब होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं, जिसको विस्मयबोधक सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं कॉलिक्यूल, ठीक है ना। देखो दोस्तों कॉलिक्यूल क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं, ये होता है बातचीत, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो हम बराबर बातचीत करते हैं,
डेली की जो हमारी बातचीत होती है, डेली की जो अपडेट होती है, लोगों से बातचीत करना, वो हमारा कॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कॉलिक्यूल होता है। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दोस्तों एक हमारा एक रूप से सेंटेंस होता है, जो पूर्ण रूप से हम ग्रामर सीखते हैं, ठीक है ना। और ग्रामर का जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, दोनों का आपस में रिलेटिव हो और दोनों का आपस में संबंध हो, ठीक है ना, और दोनों का मतलब भी पूर्ण रूप से सही हो। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाता है कि सब्जेक्ट का मतलब भी सही है, ऑब्जेक्ट का मतलब भी सही है, और दोनों आपस में सही जॉइंट सही बने हुए हैं, या दोनों का मतलब भी सही निकल लगा, तो वो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से, फ्रेज जिसका अर्थ निकल तो पार्ट ऑफ स्पीच डेफिनेशन आ जाएंगी, और ये आपको सेंटेंस पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है, एफर्मेटिव, एसर्टिव, इंपरेटिव, ऑप्टिव, एक्सक्लेमेटरी। और ये आपको दो न्यू टॉपिक मिले हैं। कॉलिक्यूल क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं जो हमारी डेली की जो बातचीत होती है, जिसको हम कन्वर्सेशन बोलते हैं, वो हमारा कॉलिक्यूल के अंतर्गत आता है। और कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो बात हो रही हो और वो क्लियरली बात हो रही हो और वो क्लियरली दोनों का मतलब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब सही हो, तो हमारा वो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए क्लियरली आ गए होंगे। और दोस्तों ये मैं क्लियर कहता हूँ आपसे, और मैं कोई आपको फेक नहीं कर रहा हूँ, और रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको क्लियरली पूरा चैप्टर, ठीक है ना, जितना भी ये दो तीन दिन लगते हैं, जितने भी दिन लग जाते हैं दोस्तों, अगर आप क्लियरली समझ लेते हो इसको स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इंग्लिश में जितनी भी आपको बेसिक चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं या आगे आपको सीखने को मिलेंगी, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और ना ही आप किसी भी क्वेश्चन को ये कहोगे कि मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म में उसको पूरा क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।